नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया का इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस MK1A अपनी प्रोडक्शन में काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि उसमें यूज होने वाले GE के F404 इंजन्स की सप्लाई टाइम पर नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि HAL कोई दूसरा इंजन क्यों नहीं यूज कर लेता, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। तेजस MK1A को F404 इंजन के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है। उसके डिजाइन, स्ट्रक्चर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम F404 इंजन के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर HAL किसी नए इंजन पर स्विच करता है, मान लीजिए यूरोजेट EJ200, सैफरन M88 या फिर अपना देसी कावेरी इंजन, तो पूरा एयरक्राफ्ट रीडिजाइन करना पड़ेगा। पहले इंजन बे को मॉडिफाई करना होगा ताकि नए इंजन के डायमेंशंस फिट हो सकें। फिर फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और कूलिंग डक्ट्स सब कुछ दोबारा एडजस्ट करना होगा। ये सब चीज़ें सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, इनके लिए ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और रीसर्टिफिकेशन भी करनी पड़ती है, जो सालों ले लेगी। दूसरी बात, नए इंजन का परफॉर्मेंस तेजस के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ मैच करने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग दोबारा करनी पड़ेगी। ये सब करते करते प्रोडक्शन काफ़ी लेट हो जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी वजह से HAL और इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि वो F404 इंजन के साथ ही लगे रहेंगे, क्योंकि GE ने 2026 तक अपनी सप्लाई चेन इश्यूज सॉल्व करने का कमिटमेंट दिया है। यहाँ पर लॉजिक सिंपल है, इंजन स्वैप करना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं, बल्कि और ज़्यादा डिले और खर्चे का रीजन बन जाएगा। इसीलिए HAL पूरी उम्मीद से F404 इंजन की टाइमली डिलीवरी का इंतजार कर रहा है, ताकि 2026 से हर साल 16 से 18 तेजस MK1A डिलीवर किए जा सकें। लेकिन ये भी साफ पता चल रहा है कि USA की तरफ से ये डिलेज जानबूझ के किए जा रहे हैं और हम लोग रिस्क बियर नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं। तो आगे से US से ऐसी डील करने से पहले हमारी गवर्नमेंट को 2 बार नहीं 2000 बार सोचना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस टॉपिक पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इंडिया के एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA के इंजन डेवलपमेंट पर। DRDO के GTRE के डायरेक्टर डॉक्टर SV रमन मूर्ति ने अनाउंस किया है कि AMCA के लिए एक एडवांस्ड इंजन बनाने के लिए $4.5 बिलियन का बजट लगेगा। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इंजन बनाने में इतना पैसा क्यों लगता है। इस इंजन को डिजाइन करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे कि हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो, एनहांस्ड फ्यूल एफिशिएंसी, स्टील्थ फीचर्स और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। इसमें नए मटेरियल्स का यूज होगा जो ज़्यादा टेम्परेचर झेल सके और लाइट वेट भी हो। सबसे बड़ा खर्चा R&D पर होगा। पूरी इंजीनियरिंग टीम नए डिजाइन के प्रोटोटाइप्स बनाएंगी, उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करेंगी और ऑप्टिमाइज करेंगी। इसके अलावा इंजन प्रोडक्शन के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और फुल स्किल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लगानी होंगी। ये इंजन सिर्फ पावरफुल नहीं होगा, बल्कि स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ भी रखेगा, ताकि AMCA रडार से बचकर ऑपरेट कर सके। इसका फाइनल गोल ये है कि इंजन 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट का हो, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने रिसेंटली BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अनवील की है, जिसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यूज किया गया है। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए एक नया तरीका है। BM-04 ऑफिशियली 400 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ लॉन्च की गई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी असली रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेजेस हैं। पहले और दूसरे स्टेज में ये मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचाते हैं, जहां से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रिलीज होती है। तीसरे स्टेज में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी और एरोडायनेमिक्स लिफ्ट का यूज करके एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करती है। ये हाइपरसोनिक मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड से चलती है, जिससे मिसाइल अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की खासियत ये है कि ये पुल अप मैन्यूवर्स कर सकती है, मतलब ये अपनी अल्टीट्यूड बढ़ा कर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ये मिसाइल अपनी मोमेंटम और एरोडायनेमिक डिजाइन का यूज करके बिना प्रपल्जन के भी ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि DRDO ने BM-04 की रेंज जानबूझकर कम दिखाई है, ताकि स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी बनी रहे। पहले भी
अग्नि सीरीज मिसाइल की असली रेंज कम दिखाई गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज्यादा रेंज तक पहुंचती है। BM-04 भी शायद इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर ये मिसाइल 3000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है तो ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। इसकी अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने 18 मार्च 2025 को इस्लामाबाद में उनका इकबाल नाम का छोटा स्केल फाइटर जेट का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। ये मॉडल पूरी तरह से पाकिस्तानी टीम द्वारा डिजाइन किया गया था और असल में टर्की के TAI-TF कान फाइटर जेट का एक स्केल्ड डाउन प्रोटोटाइप था। कान, जो कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है, एक 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट है जो टर्की की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। इकबाल को उसी का छोटा मॉडल दिखाकर पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस सफलता पर इंडिया की डिफेंस कम्युनिटी ने जोरदार मजाक बनाया। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इकबाल को एक घटिया रिमोट कंट्रोल खिलौना बताया जो किसी भी तरीके से एक एडवांस फाइटर जेट का स्केल मॉडल नहीं लगता है। पाकिस्तान ने बड़े धूमधाम से इस मॉडल को दिखाया था, जो कान के ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ डिजाइन को मिरर करने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तानी डिफेंस एंथुसियास्ट ने सोशल मीडिया पर इस फ्लाइट का सेलिब्रेशन किया और ये दावा किया कि मॉडल 100% पाकिस्तान में ही डिजाइन किया गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही इस मॉडल की फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन आई, इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने खुलेआम इस पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इकबाल का मॉडल देखने में बस एक रिमोट कंट्रोल प्लेन जैसा लग रहा था। ना उसमें स्टील डिजाइन थी, ना ही उसमें एडवांस एरोडायनेमिक्स। एक यूजर ने मजाक में लिखा, अगर पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट ऐसा दिखता है तो इंडिया के MiG-21 को आराम से रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे असली कान फाइटर, जो टर्की का फ्लैगशिप एरोस्पेस प्रोजेक्ट है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन जैसे एडवांस फीचर से लैस है। उसकी पहली फ्लाइट फरवरी 2023 में सक्सेसफुली की गई थी, जो अंकारा की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन इकबाल का मॉडल उससे काफ़ी पीछे दिखा। बस कुछ फीट लंबे इस मॉडल को एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया गया था, जिसमें ना हाई एंड मॉडल वाली सोफिस्टिकेशन थी, ना ही फंक्शनल प्रोटोटाइप होने का कोई भाव था। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल को हाल ही में सुपर रैपिड गन माउंट पर 4 किल मार्किंग के साथ देखा गया है, 3 सरफेस टारगेट्स और 1 एरियल टारगेट्स के लिए। ये मार्किंग्स स्टील्थ डिस्ट्रॉयर की कॉम्बैट रेडीनेस और नेवल वॉरफेयर में उसकी सफलताओं को दिखाती है। हालांकि इंगेजमेंट्स की जानकारी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मार्किंग्स इस वॉरशिप की ऑपरेशनल अचीवमेंट का प्रमाण है। 26 दिसंबर 2023 को कमीशन किया गया INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए गए विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉय में तीसरा है। ये 163 मीटर लंबा 7400 टन का वॉरशिप है, जो 75% इंडिजिनस कंटेंट के साथ भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को दिखाता है। मणिपुर की राजधानी के नाम पर रखा गया ये पहला मेन वॉरशिप है जो किसी नॉर्थ ईस्ट शहर के नाम पर है। नेवल वेसल पर किल मार्किंग्स एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद दी जाती है। INS इम्फाल के सुपर रैपिड गन माउंट पर देखी गई 3 सरफेस किल्स शायद हॉस्टाइल बोट्स, ड्रोन या सिमुलेटेड टारगेट्स पर किलिंग का रिजल्ट हो सकती है, जबकि एरियल किल मार्किंग शायद ड्रोन, मिसाइल या UAV को गिराने को दिखाती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।